डोनाल्ड ट्रंप 2.0 कार्यकाल में ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अपनी वॉशिंगटन यात्रा से वापस आए हैं और जैसा हम सब जानते हैं वो वहाँ गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के दूसरे अवतार में एज प्रेसिडेंट उनसे भेंट वार्ता करने। उन्हें वहाँ ब्लेयर हाउस में रखा गया, होटल में नहीं रखा गया। ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस के ठीक ऑपोजिट है, विपरीत है। अब भारत और अमेरिका के लिए मुख्य चुनौती, मेन चैलेंज, मेन थ्रेट चीन है। तो जब जो बाइडेन आए, जनाब जो बाइडेन साहब ने जहां चार्ज लिया अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने तो साहब काया पलट कर दी, एंकर प्रीमाइस ही बदली कर दिया। चीन छीन जाए भाड़ में, मेरी मेन थ्रेट है रूस। मैं रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ूंगा, यूक्रेन के जरिए आखिरी यूक्रेनियन सिपाही तक लड़ूंगा। मैं रूस की इकोनॉमी तबाह कर दूंगा। ये जो F-16 का सूप्ड अप वर्जन F-21 कह रहे थे, वो जो F-16 तो अमेरिका ने पाकिस्तान को 30 साल पहले दिए। अब देखिए फर्क, बाइडेन काल में F-16 और डोनाल्ड ट्रंप काल में पहली बार उन्होंने हमको F-35 ऑफर किए। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अपनी वॉशिंगटन यात्रा से वापस आए हैं और जैसा हम सब जानते हैं वो वहाँ गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के दूसरे अवतार में एज प्रेसिडेंट उनसे भेंट वार्ता करने। पूरी दुनिया की आंखें इस भेंट पर, वार्ता पर टिकी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चौथे ग्लोबल लीडर थे जो कि अमेरिका में बुलाए गए हैं। हम सब जानते हैं पहले नेतन्याहू साहब इजराइल के वहाँ गए थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे, जॉर्डन के बुलाया गया था कोई खास रीज़न के लिए, सब जानते हैं। और चौथे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें वहाँ ब्लेयर हाउस में रखा गया, होटल में नहीं रखा गया। ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस के ठीक ऑपोजिट है, विपरीत है। और नॉर्मली वहाँ पे रखा जाता था कोई बड़े जो एलाइड लीडर थे, जैसे कि पहले यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आते थे तो उनको वहाँ रखा जाता था एज द मेन एलाई। तो ये दर्जा भारत को देना अपने आप में, ये ऑप्टिक्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी ऑप्टिक्स थी कि उनको ब्लेयर हाउस में रखा गया। बड़ी गर्मजोशी से उनसे डोनाल्ड ट्रंप साहब मिले और तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनकी नई एडमिनिस्ट्रेशन के, मार्को रूबियो, माइक वॉल्ट्स, तुलसी गैबर्ड और इलॉन मस्क, ये तमाम जो थे वो उनसे मिलने वहाँ पे ब्लेयर हाउस में गए थे। और उनकी जो बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जप्फी मार कर, और उन्होंने कहा कि वी मिस्ड यू, तुमको मिस किया हमने, इत्यादि। और ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छे थे। अब समीकरण करने की ज़रूरत है। ऑप्टिक्स एक्सलेंट, रिजल्ट्स, आउटकम, ठोस नतीजे क्या थे? प्रधानमंत्री जी वापस आ चुके हैं, उनकी जो पूरा रीड आउट है, वहाँ पे जो जॉइंट स्टेटमेंट और जो प्रेस का इंटरैक्शन हुआ, दोनों नेताओं ने जॉइंटली एड्रेस करी प्रेस वार्ता, मीटिंग, तो नतीजा क्या निकला? भारत में कसांड्राज ऑफ डूम हैं जो कहते हैं साहब वो सब हाइप थी, हुपला था, ऑप्टिक्स थी, सब्सटेंस कुछ नहीं आया है, सब्सटेंस जिल्च, जीरो आया है। गलत। मैं बिल्कुल नहीं सहमत इस पेसिमिस्टिक व्यू से, और मैं आपको समझाऊं कि आपके गेन्स क्या हैं। काफी सारे गेन्स इनटेंजिबल हैं बट बहुत सिग्निफिकेंट। ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल, देखिए जो हमारी स्ट्रैटेजी वगैरह होती है उसमें एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल होता है जो कि आधारशिला होती है स्ट्रैटेजी की, जियोपॉलिटिक्स की, ऑपरेशनल आर्ट की, टैक्टिक्स, सब वहां से निकलता। ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे साहब बात ऐसी थी कि जो पिछली जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं उन्होंने पिवट टू एशिया किया था। क्यों किया था साहब? क्योंकि उनको लगता था कि भारत और अमेरिका के लिए मुख्य चुनौती, मेन चैलेंज, मेन थ्रेट चीन है। और जब तक चीन से खतरा था तो एंकर प्रीमाइस था इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, इंडो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, कि साहब चीन से खतरा है, अगर
यूनाइटेड स्टेट्स ने चीन को कंटेन करना है, compete करना है, लड़ना की ज़रूरत पड़ी, आफत आन पड़ी, तो फिर साहब उसको एशिया में दो बड़ी ताकतों की ज़रूरत होगी, भारत और जापान। पीरियड। सिंपल लॉजिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक। इसलिए पहली वाली एडमिनिस्ट्रेशंस ने पिवट टू एशिया किया। लेकिन साहब, और उसी के चलते क्वाड की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, यानी क्वाड्रिलैटरल ऑफ डेमोक्रेसीज, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलके चीन को कंटेन करेंगे, चीन का समन्वय करेंगे, चीन के साथ मतलब बैलेंस करेंगे चीन की ग्रोइंग पावर और आपस में कोऑपरेट करेंगे। ठीक है साहब। अब जब जो बाइडेन आए, जनाब जो बाइडेन साहब ने जहां चार्ज लिया अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने तो साहब काया पलट कर दी, एंकर प्रीमाइस ही बदली कर दिया। पिवट टू एशिया से उन्होंने घुमाकर पिवट बैक टू यूरोप किया और कहा चीन छीन जाए भाड़ में, मेरी मेन थ्रेट है रूस, मैं रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ूंगा, यूक्रेन के जरिए आखिरी यूक्रेनियन सिपाही तक लड़ूंगा, मैं रूस की इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, मैं रूस में जो है तख्ता पलट करूंगा, पुतिन साहब को बाहर भगाऊंगा और वहां मॉस्को में प्रो अमेरिकन रिजीम लगाएंगे, टुकड़े कर देंगे रूस के। मतलब इस तरह की आउटराइट हॉस्टिलिटी के साथ उन्होंने वहां पे युद्ध स्टार्ट किया। फिर उन्होंने दुनिया को कहा कि साहब आपको भी इस क्रूसेड में मेरा साथ देना होगा, यू आर विद मी और अगेंस्ट मी। तो जब भारत ने कहा साहब हमारे रूस से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ट्रेडिशनल बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, दे हैव स्टूड बाय अस, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है साहब, और हमको अभी इस वक्त सस्ती एनर्जी की ज़रूरत है, ऑयल की ज़रूरत है, तो हम तो लेते रहेंगे, भारत चीन लेते रहे। तो खुंदक खा के साहब डोनाल्ड ट्रंप के पहले बाइडेन साहब ने तो खुंदक निकाली अपनी भारत के बरखिलाफ। उन्होंने अमेरिका ने वहां पे CIA ने तख्ता पलट करा दिया बांग्लादेश में, यानी जो रिस्ट्रक्चरिंग सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की भारतवर्ष ने करी थी 1971 में, दैट वाज अनडन बाय जो बाइडेन। जो हमारे रिश्ते थे वो रॉक बॉटम पहुंच गए। नादिर, जो कि लास्ट हमने 1971 के युद्ध में देखा था, जब निक्सन साहब ने टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान किया था और पाकिस्तान चीन दोनों मिलके बड़ी बरखिलाफी करी थी भारत की। ये तो सोवियत संघ की मदद से हम हावी हो पाए, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश का एक इंडिपेंडेंट देश एस्टैब्लिश करने में हमने बहुत मदद करी एट्सेट्रा, और पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर साउथ एशिया का बदली कर दिया, समीकरण बदली कर दिया। जो बाइडेन साहब ने तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजेद का, भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। वो टेररिस्टों को, खालिस्तानी टेररिस्टों को मदद दे रहे थे अमेरिका में, कनाडा में, और सबसे बड़ा तो साहब पीठ में छुरा घोंपा उन्होंने कि जो F-30 जो कि हमने जेट इंजन खरीदे थे, $1 अरब देकर अमेरिका से जेट इंजन खरीदने थे, हमने खरीद रहे थे ये GE 404 और 414। GE 404 इंजन थे साहब हमारे लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, और जो 414 थे वो पावर करने थे हमारे आमका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो हम अपने देश में बना रहे। साहब ये तो उन्होंने छुरा घोंप दिया, पैसे खा लिए और 2 साल तक एक इंजन नहीं दिया। अब जब गए हैं मोदी जी तो वहां पे वो बातचीत हुई है कि नहीं साहब ये शुरू करेंगे सप्लाई। ठीक है साहब। तो वो तो बिल्कुल वैमनस्य पे आ गए थे, वैर पे आ गए थे, दोस्ती गई भाड़ में साहब। ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले, इतने परेशान हो गए थे नई दिल्ली में लोग। तो ये जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने पिवट बैक टू एशिया किया है। उन्होंने कहा चाइना इज माय प्राइमरी थ्रेट, मुझे भारत की ज़रूरत है, जापान की ज़रूरत है। और आपने देख लिया, पहले जापान के प्रधानमंत्री आए, फिर भारत के प्रधानमंत्री गए वाशिंगटन में। बिल्कुल क्लियर है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। वो रूस के साथ उनके दोस्त रिश्ते कई ज़्यादा अच्छे हैं पुतिन के साथ। 1.5 घंटे की बात की पुतिन से उन्होंने फ़ोन पे, और वो अब उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो सऊदी अरेबिया में है लावरोव साहब से बात करने, युद्ध अंत करने के। यानी जो बेसिक रीजंस थे फॉर अमेरिकन हॉस्टिलिटी उन्होंने एक स्ट्रोक में ख़त्म कर दिए।
तो द ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे भारत और अमेरिका की फिर हम एक ग्लोबल स्टेज पे कन्वर्जेंस देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल खलास कर दी थी बाइडेन साहब ने अपने टाइम में। पिवट टू यूरोप, पिवट बैक टू एशिया, जिससे भारत की प्राथमिकता आती है, मायने रखती है, एंकर प्रीमाइज है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये है साहब मेन गेन, मैं समझता हूं भारत और अमेरिका की ये जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 कार्यकाल में, ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। एक चीज जो फिर लोगों ने मिस कर दी, हम सब जानते हैं कि बाइडेन साहब ने तख्ता पलट करा दिया था बांग्लादेश में। जब प्रेस के साथ वार्तालाप हो रहा था वॉशिंगटन में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं बांग्लादेश के मामले में ये सारा मोदी जी पे छोड़ता हूं। मतलब कि क्लियर रिकग्निशन ऑफ इंडियाज प्राइमेसी इन द साउथ एशियन स्फेयर, कि इंडिया का स्फेयर ऑफ इंटरेस्ट है, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा बाइडेन साहब ने किया था, ये यहां का संतुलन तोड़ने के लिए। उन्होंने इंडिया की एक्नॉलेज करी प्राइमेसी इन साउथ एशिया, जिससे पाकिस्तान में बड़ी मिर्च लगी और बांग्लादेश में तो ठंडे पसीने मोहम्मद यूनुस के माथे पे आ गए हैं साहब। और याद रखें कि ये वही मोहम्मद यूनुस है जिसने $6 लाख दिए थे हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप के साथ के बरखिलाफ कैंपेन लड़ने के लिए। ये पूरी वार्ता के दौरान कुछ कंटीले जो है थॉर्नी इश्यूज भी थे, जैसे कि ट्रेड एंड टैरिफ्स। देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत खफा हैं कि दुनिया जो है वो अमेरिका का, वो कहते हैं, फ़ायदा उठा रही, नाजायज़ फ़ायदा उठा रही। वो हम पे बड़े बड़े टैरिफ लगाते हैं। देशों का हमारे साथ जो है वो एक देशों का भारत के साथ जो अमेरिका से ट्रेड कर रहे हैं, उनके बड़े ह्यूज ट्रेड सरप्लसेस हैं विद अमेरिका। मतलब वो अमेरिका को बेचते ज़्यादा हैं, उनसे खरीदते कम हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई भारत भी बहुत टैरिफ लगाता है, कि टैरिफ किंग बोला भारत को। और लेकिन साहब मैं काफ़ी ये था कि साहब ये तो बड़ा कंटेंशियस इशू है, डोनाल्ड ट्रंप बड़े ट्रांजैक्शनल नेता हैं, वो बिजनेस लाइक हैं, और इससे तो रिश्तों में खटास आएगी। मैं नहीं समझता ऐसा होगा साहब, क्योंकि सीधी बात ये है कि ये जो ट्रेड सरप्लस है भारत का अमेरिका के साथ केवल $45 बिलियन है। अगर चीन को देखें तो $300 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। कनाडा, मेक्सिको को देखें तो कोई 150 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, इत्यादि इत्यादि। तो भारत तो काफ़ी लो डाउन है इस ट्रेड सरप्लस में, और इसको मेकअप किया जा सकता है। वो उनके पहले कार्यकाल में वो बड़े नाराज थे कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे आप 70% टैरिफ लगा रहे हैं, तो घटा के 50% किया, अब 40% कर दिया है साहब। तो मतलब दीज आर इश्यूज दैट कैन बी रिजॉल्व। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अप्रैल तक का टाइम दिया है कि साहब एक इंडिया अमेरिकन स्टैंड अलोन डील, ट्रेड डील, टैरिफ डील वर्कआउट की जाएगी। दोनों साइड के जो मिनिस्टर्स हैं उनको वक्त दिया गया है कि साहब एक ट्रेड डील वर्कआउट करिए हमारे ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ, वगैरह वगैरह। एक और असमंजस की बात वहाँ कही गई कि साहब जिस दिन मोदी जी वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स और जो आपके क्या बोलते हैं एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। बोला ये तो साहब खासकर भारत के बरखिलाफ है। मैं एक बारी फिर गुजारिश करना चाहता हूँ कि भारत का आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट अमेरिका को केवल $2.8 बिलियन है और एल्युमिनियम केवल $950 मिलियन, यानी $1 बिलियन से भी कम है, ठीक है साहब। इसका कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, ब्राजील, ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम तो उनके साथ है, तो नाम में हम भी खिंच गए, लेकिन हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जितनी की अनसरमाउंटेबल हो जाए। और अगर खुदा ना खास्ता अनसरमाउंटेबल हो जाती भी है तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हैं यूरोप के साथ और देशों के साथ, और जो नहीं बेच पा रहे अमेरिका को वो उनको बेच देंगे।
कोई इतनी बड़ी असमंजस नहीं है कि रिश्ते खलास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अच्छा साहब, अब चलिए बात करते हैं हम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि साहब देखिए, ट्रेड इम्बैलेंस कम करने के दो तरीके हैं। एक है रेसिप्रोकल टैरिफ, आप जो मुझे चार्ज करते हो बिल्कुल वही मैं आपको चार्ज करूंगा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। और दूसरा है कि हाँ साहब, ट्रेड इम्बैलेंस कम करने के लिए आप हमसे ज्यादा सामान खरीदिए। जैसे भारत के लिहाज में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी हम भारत को बेच पाएंगे, एनर्जी बेच पाएंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। और जहां तक डिफेंस टेक्नोलॉजी का सवाल है, उन्होंने एक हैरत अंदेज स्टेटमेंट दुनिया को दी जिसने दुनिया को चौंका दिया, खासकर पाकिस्तान में तो मातम मन्ना शुरू हो गया है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने? उन्होंने कहा साहब, हम F-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर भारत को बेचने को तैयार हैं। एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने यूज किए थे, और मैं इस पे बाद में आऊंगा, अल्टीमेटली मतलब उससे ये भास होता है कि एकदम तो नहीं बेचे जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो बेचे जाएंगे। और वो सही भी है, क्योंकि अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं आया है भारत को, और ट्रेड नेगोशिएशन नहीं शुरू हुई है। कॉन्क्रीट प्रपोजल आएगा तो ट्रेड नेगोशिएशन शुरू होंगी, और भारत के पास इसमें और भी विकल्प हैं। तो मतलब कोई सिंगल वेंडर सिचुएशन भी ये नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अहम मुद्दा है, और इसके ऊपर मैं एक अलग पॉडकास्ट इसके बाद कर रहा हूं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड मुद्दा है और बड़ी तफसील में और गहराई में हमें इसके जाना होगा। लोग पहले कह रहे थे कि साहब देखो, अमेरिका जो है भारत को जो ऑफर किया था फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी के लिए, F-16, F-18, F-15, सब 1970 की दशक के फाइटर। ये जो F-16 का सूप्ड अप वर्जन F-21 कह रहे थे, वो जो F-16 तो अमेरिका ने पाकिस्तान को 30 साल पहले दिए थे। मतलब ये तो अब पुराना सस्ता सामान है जो नहीं चाहिए तो यहां टिकाया जा रहा है। अब देखिए फर्क, ये बाइडेन काल में F-16 और डोनाल्ड ट्रंप काल में पहली बार उन्होंने हमको F-35 ऑफर किए। क्योंकि नहीं तो भारत में थोड़ा सा ये जो है रंजिश थी कि साहब आपने, हम क्वाड के हिस्सा हैं, जापान क्वाड का हिस्सा, उसको तो आपने F-35 दे दिए, यूरोप को दे दिए, यूके को दे दिए, इजराइल को दे दिए, जो हमारे मित्र देश हैं, लेकिन हमको आपने ऑफर भी नहीं किया। लोग कह रहे थे कि नहीं साहब, वो भारत ने S-400 खरीदे हैं, तुर्की ने भी S-400 खरीदा था, तो अमेरिका ने उसको F-35 बेचने से मना कर दिया। तो ये तो हैरत की बात है कि तुर्की को मना कर दिया, भारत को ऑफर कर रहे हैं। शोज अ सी चेंज, द वेरी ऑफर शोज अ सी चेंज। आप खरीदें ना खरीदें, डील हो या ना लो, कि उन्होंने ऑफर किया है अपने आप में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, रवैये में फेर बदल दिखाता है। इट्स वेरी एसेंशियल टू नोट दिस कि जियो, जैसे मैंने बोला, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे अब हमारी नज़दीकी फिर वही हो गई है जो डोनाल्ड ट्रंप 1.0 काल में थी। ठोस कंक्लूजन जो निकला है वो है साहब कि टेररिज्म के बरखिलाफ, इस्लामिक जिहादी टेररिज्म के बरखिलाफ दोनों ने अपनी एकजुटता दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत नाराज थे कि जो बाइडेन काल में सारे मुस्लिम देशों से रेफ्यूजीज बुला लिए थे, पैलेस्टीनियन वगैरह वगैरह, वो वहां उनकी यूनिवर्सिटीज में गदर कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हॉस्टाइल है इस्लामिक टेररिज्म के। वो कहते हैं कोई जगह नहीं है इस्लामिक टेररिज्म की, और पाकिस्तान को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया कि अपना टेरिटरी अगर कोई देश देता है टेररिज्म के लिए, उसके बरखिलाफ एक्शन होगा, जिससे पाकिस्तान फिर चौंक गया है। ठीक है साहब। और तहव्वुर राणा जो कि 26/11 का मेन मुजरिम है, उसको उन्होंने हैंड ओवर करने के लिए उनकी कोर्ट्स ने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब हामी भर दी है। मतलब ये कितना लॉन्ग पेंडिंग एक जख्म था भारत के बरखिलाफ। 165 भारत के नागरिक, जिसमें 5 अमेरिका के नागरिक शामिल थे, उनको मारा था, ये ISI ने मरवाया था लश्कर तैयबा के जरिए, और उसका एक मेन सरगना था ये तहव्वुर राणा। ही विल कम एंड फेस जस्टिस इन इंडिया।
हाँ, छोटी मोटी बातें की जा रही हैं कि साहब वो वापस हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजे हमारे जो इलीगल माइग्रेंट्स थे। इलीगल माइग्रेंट भेजे ना साहब, किसने कहा था उनको वहां जाने के लिए? हु आस्क्ड देम टू गो? लाखों अपना पैसा बर्बाद करके उनका बेवकूफ बनाया ये डुंकी रूट के एजेंट्स ने और उनको वहां ले गए। तो अमेरिका को पूरा हक है अपने कानूनों के मुताबिक कि उनको वापस भेजे। हमको भी लेसन सीखना चाहिए और बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स है सबको आइडेंटिफाई करके वापस बांग्लादेश खदेड़ना चाहिए, खासकर ये रोहिंग्या जो कि गफलत करने आए, गदर करने आए भारत में। तो ये साहब जो है, मैं समझता हूं ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल विजिट रहा है। इट हैज सेट द टोन फॉर अ मच बेटर रिलेशनशिप। और मैं समझता हूं कि इसका एक जो एसिड टेस्ट होगा एकदम परखने के लिए कि साहब सही दिशा में जा रही है कि नहीं, कि जो हमारी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन, आमका के इंजन अब कितनी स्पीड से आते हैं, कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो ये हमको देखना होगा आंखें गाड़ कर कि कितनी स्पीड बढ़ती है इस डील की, जो कि 2 साल से ठंडे बस्ते में डाल दी थी बाइडेन साहब ने। चाचा बाइडेन ने तो पैसे भी खा लिए और इंजन देने से मना कर दिया था। तो अब ये देखना है कितनी जल्दी ये आती है, उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि ट्रस्ट कितना बढ़ रहा है, कितना हम रिस्क ले सकते हैं। अंत में अंततः कहना पड़ेगा कि ये ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे भारत के लिए बहुत बड़ा गेन है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी गेन है। वो पिवट बैक टू एशिया हो गया है, उससे भारत की अहमियत 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और जियो स्ट्रेटेजिक मामलों में अमेरिका दक्षिण एशिया में भारत को प्राथमिकता दे रहा है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।